नमस्कार। आप सभी को गणेशोत्सव, भोजपुरिया चौक चंदा और मिथिला में मनाए जाने वाले चौरचन गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। वास्तव में ये जो पर्व मनाया जाता है, इसका इतिहास बहुत कम लोगों को पता है। हम लोग बचपन में देखते थे, जब आज के दिन चौकचन्ना के रूप से में ये भोजपुरी इलाके में मनाया जाता था। होता ये था, ये माना जाता था कि अगर जिसने गलती से चाँद को देख लिया तो उस पर ज़रूर कोई न कोई कलंक लगेगा, और उस चाँद को देखने और कलंक से बचने का एक ही तरीका था कि लोग किसी के खपरेल पर, किसी के टीन शेड के ऊपर पत्थर फेंकते थे, किसी की झोंपड़ी पर पत्थर फेंकते थे, और वह आदमी अगर गाली दे देता था तो यह माना जाता था कि यह कलंक नहीं लगेगा। इसको हम लोग चौकचन्ना, आज भोजपुरिया इलाके में लोग चाँद को देखने से बचेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस समय जो चाँद देख लेता, आज गणेश चतुर्थी के दिन चाँद देख लेता है तो उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई कलंक लग जाता है। दूसरा, इसका इतिहास मैथिली से जुड़ा है। मिथिला क्षेत्र में इसे चौरचन के नाम से मनाया जाता है। इसमें चाँद की पूजा की जाती है, और इसको ऐसा माना जाता है कि वहाँ के राजा के ऊपर जो आरोप लगा था, उससे मुक्त हुए थे आज ही के दिन। इस कहानी को आगे मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से मराठी में ये गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका एक इतिहास आकर के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो इलाका है पुराना, इस इलाके में एक महावीरी झंडा जुलूस निकलता है, इससे जुड़ा है। इन सारे विषयों को लेकर के मैं आज आप सबसे बात करूंगा। इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पौराणिक ग्रंथों में ये इसका इतिहास स्यंदक मणि से जुड़ा हुआ है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के ऊपर स्यंदक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था, और यह ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने चतुर्थी के चाँद को देख लिया था। उस कहानी को हमारे ग्रंथों में है, इस पौराणिक कथा है और बहुत सारे लोग जानते हैं। अर्वाचीन काल में, वर्तमान समय में इसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है, इसका इतिहास क्या है, इस विषय पर बात करें तो 1568 ईस्वी में मिथिला की गद्दी पर खोड़ा वंश के एक महात्मा राजा थे। राजा जो संन्यास्त प्रवृत्ति का होता है, जो अच्छा, तो लोग उसको महात्मा कहते हैं। उनका नाम था हेमांगंद ठाकुर। वही हेमांगंद ठाकुर जिन्होंने 16वीं शताब्दी में केवल बांस की खपचियों, पुआल के तिनकों और जो खर के सीख जिसको हम लोग कहते हैं भोजपुरी इलाके में, इससे गणना करके, और उन्होंने अगले 500 वर्षों तक होने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तिथियां बता डाली थी। चूँकि हम लोग मुस्लिम आक्रांताओं के गुलाम थे, और इस समय ऐसी बातें करना, एक तो उनके यहाँ मजहब में नहीं है, वो मानते नहीं कि हाँ सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। उनके यहाँ ये है कि सूर्य ये है जिसे खुदा ने बनाया, और सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ऐसी उनकी मान्यता है। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, या जो भी ज्योतिष की गणना है, उसको लेकर के उनको कोई बहुत ज्ञान नहीं था। इसका जो वर्णन मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये राजा हेमांगद ठाकुर ने जो किताब लिखी थी, वो ग्रहण ग्रंथमाला नाम की बहुत पुस्तक है, एक प्राचीन, बहुत उपलब्ध भी नहीं है, जिसे उन्होंने कैद में रहते हुए, मुगलों के कैद में रहते हुए लिखा था।
बताया जाता है कि हेमागंध राजा तो बन गए, लेकिन जनता से कर लेना, उनको प्रताड़ित करना, अर्थात वो टैक्स नहीं वसूलते थे। दिल्ली के मुगल बादशाह को लगान चाहिए था, लिहाजा उसने हेमागंध ठाकुर को तलब किया और पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि भाई मैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ जनता से लगान टैक्स वसूल करना है। बादशाह ने इस बात को नहीं माना। उसने कहा कि तुमने जनता से टैक्स तो ज़रूर वसूल किया, लेकिन तुम उसे हमको देना नहीं चाहते, अर्थात दिल्ली सल्तनत को तुम टैक्स नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम यह कहानी बना रहे हो। और उनको कैद में डाल दिया गया। हेमागंध ठाकुर कैद में, चोरी के आरोप में कैद में, जेल में चले गए। और जेल में जाने के बाद भी वो उस खगोल की गणना में कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये पृथ्वी किस गति से घूम रही है, सूर्य किस गति से घूम रहा है, चंद्रमा किस गति से घूम रहा है, इसकी गणना करने में अपना पूरा समय लगाया। एक दिन जेल के प्रहरी ने देखा तो उसने यह बात बादशाह को बताया। कहा कि जो मिथिला का राजा हम लोगों के कारागार में बंद है वो पागल हो गया है। बादशाह खुद हेमागंध को देखने जेल पहुँचे और उन्होंने देखा कि ज़मीन पर तमाम अंक और ग्रहों के चित्र बने हुए हैं और वो जो राजा है वो उसमें लीन है, उसको दूसरा कुछ दिख नहीं रहा है, वो उसी में जोड़ घटाना कर रहा है। इन चित्रों को देख करके बादशाह ने पूछा कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो? तो हेमागंध ने कहा कि यहाँ कोई दूसरा काम नहीं, इसलिए मैं ये ग्रहों की चाल गिन रहा हूँ। करीब 500 साल तक लगने वाले ग्रहणों की गणना पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मैंने अभी तक जो ये गणना की है इसमें अगले 500 वर्ष तक जितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेंगे उतना का काम हमने पूरा कर लिया है। और मैं आज बता सकता हूँ कि सूर्य ग्रहण आज से 500 वर्षों तक किन किन तारीखों में होगा और चंद्र ग्रहण किन किन तारीखों में होगा। बादशाह को लगा कि भाई ये तो बहुत काबिल आदमी है और हमने इसको जेल में डाल रखा है। तो उन्होंने तत्काल राजाज्ञा निकाली, एक ताम्र पत्र पर उनको दिया और कहा कि भाई एक कलम उनको भेंट की और कही कि अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सही निकली तो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। हेमागंध ने बादशाह को तारीख, महीना, समय बताया, कहा कि फला समय अभी चंद्रग्रहण होने वाला है। और उस समय पर जब चंद्रग्रहण लगा तो बादशाह ने अपने वादे के अनुसार न केवल सज़ा माफ़ कर दिया बल्कि आगे से उन्हें किसी भी प्रकार से टैक्स देने से मुक्त कर दिया कि भाई ये इस आदमी के पास वास्तव में जो ये सच कह रहा था, मैंने समझा कि इसने जनता से टैक्स लिया है, और मिथिला को करमुक्त करके और उन्होंने राजा की सज़ा माफ़ कर दिया और उनको वापस भेज दिया। जब ये करमुक्त राज्य का फरमान लेकर के, ताम्रपत्र लेकर हेमागंध ठाकुर मिथिला आए तो उनकी रानी हेमलता ने कहा कि मिथिला का चाँद आज कलंक मुक्त हो गया है और हम उनका दर्शन पूजन करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि आज ये मिथिला के चाँद हैं राजा और ये आज कलंक मुक्त हुए हैं तो इनकी पूजा। ये फिर परंपरा चौरचन अर्थात चोरी के कलंक से मुक्त हेमागंध ठाकुर राजा के सम्मान में लोगों ने चंद्रमा की पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। ऐसे ही ये चीज़ें जब देखेंगे, ये 16वीं सदी की बात है। मिथिला की महारानी हेमलता ने चाँद पूजने की परंपरा को सार्वजनिक पूजा के रूप में शुरुआत किया और महारानी हेमलता ने अपने घर में पकवान बनवाए और फिर उसको पूरे गांव, मोहल्ले, परिवारों में बांटा। आज भी ये परंपरा चल रही है। आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, पूरे मिथिला में लोगों के घर में पुआ, पूड़ी, मिठाइयाँ बनती है और यह लोक पर्व भादों की चौथी तिथि अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन चाँद को पूजने की परंपरा शुरू हो गई और इसने लोक पर्व का रूप ले लिया। धीरे धीरे इसका विस्तार भी हुआ। जहाँ भी मिथिला के लोग रहते हैं वो चौरचन की पूजा करते हैं और आज ये लोक पर्व है।
इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि एक परंपरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण को जोड़कर शुरू हुई। वो भोजपुरी इलाके में चौक चंदा, आज चाँद को लोग नहीं देखते और जो देख लेता है वो दूसरे के खपरेल पर, टीन शेड पर लोग पत्थर फेंकते हैं और वो गाली देता है। तीसरी जो मराठी गणेश पूजा है वह भी गणेश चतुर्थी से शुरू होती है। इस पूजा को 19वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था और उसी से प्रेरणा प्राप्त करके बलिया जिले में महावीरी झंडा की शुरुआत हुई। महावीरी झंडा जुलूस आज भी बलिया सहित बलिया, छपरा, सीवान और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो पूरे इलाके थे, जो ये कहा जाए कि गंगा गंडकी का जो पूरा इलाका है यह एक राज्य के रूप में था। और तो फिर महावीरी झंडा भी इससे जुड़ा हुआ है। 1910 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने एक विद्यार्थी परिषद नाम का संगठन बनाया और उन्होंने बलिया में महावीरी झंडा की शुरुआत किया। ये गणेश चतुर्थी के पर्व की कहानी है और निश्चित रूप से यह इतिहास आगे भी जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को देखिए 1568 ईस्वी में मिथिला में यह आरंभ हुआ। 19वीं सदी में जो गणेश पूजा है सभी लोग जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर ने तिलक ने आरंभ किया। आज मराठी पूरे मराठा साम्राज्य के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर और देखा देखिए अन्य स्थानों पर भी जहाँ भी मराठी लोग गए वो गणेश पूजा को, गणेशोत्सव को अपने साथ लेके गए। जहाँ मिथिला के लोग गए तो वो अपने चौरचन लोक पर्व को अपने साथ लेके गए। जहाँ भोजपुरिया इलाके के लोग गए वो चौक चंदा को अपने साथ लेके गए। इसी प्रकार से लोक संस्कृति, लोक पर्व, लोक परंपराएं आगे बढ़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को पुनः ढेर सारी भोजपुरिया चौक चंदा, मिथिला के चौरचन और मराठी गणेश पूजा की बधाई। नमस्कार।